हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिहार स्टेट की क्लासेस की थी, जिसमें कि जो पेपर सेकंड है, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं, उसकी तैयारी मैं आप लोग को करा रही थी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉयल्टी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो आज हम पढ़ेंगे रॉयल्टी के बारे में कि रॉयल्टी क्या होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले तो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रॉयल्टी क्या होती है। जैसे कि हिंदी में अधिकार शुल्क कहा जाता है रॉयल्टी को। वैसे तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा रॉयल्टी के बारे में, या आपने सुना होगा रॉयल्टी क्या होती है। कि जब कोई एक व्यक्ति है, उसके पास जो भी एसेट्स होती हैं, संपत्ति होती हैं, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में जो भी कुछ हम देते हैं उसको अमाउंट के तौर पर, या उसको यूज करने के, उसकी जो एसेट है, संपत्ति है, उसको यूज करने के बदले में जो भी अमाउंट हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, वो नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें रॉयल्टी कहलाता है, अधिकार शुल्क कहलाता है। यानी कि उसकी संपत्ति को, अधिकार जो है उसका यूज करने का, हमारा जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो भी हमने शुल्क दिया वो क्या हो जाएगा, अधिकार शुल्क, रॉयल्टी। ये तो हो गया सिंपल भाषा में कि रॉयल्टी क्या होती है। आई कॉमर्स की भाषा में देखिए कि क्या होती है। रॉयल्टी इज ए लीगली बाइंडिंग पेमेंट मेड टू एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर द ऑनगोइंग यूज ऑफ देयर एसेट्स। कि रॉयल्टी क्या है, एक बाध्य अमाउंट होता है, एक अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है जो कि किसी, कोई व्यक्तिगत तौर पर भी, कोई व्यक्ति की भी संपत्ति हो सकती है, किसी कंपनी की भी हो सकती है, उसके एसेट को यूज करने के बदले में जो भी दिया जा रहा है लीगली पेमेंट, वो हो जाता है रॉयल्टी। और उसमें कौन सी चीजें आती हैं, इंक्लूडिंग कॉपीराइट वर्क, फ्रेंचाइजीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। की जो कॉपीराइटेड होती हैं कुछ चीजें हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह कॉपीराइट होता है उनका, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन को यूज किया जा रहा है तो उसके लिए भी उनसे रॉयल्टी की राशि देनी पड़ती है। या फिर जो फ्रेंचाइजीज होती हैं, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अभी आप टाइप्स ऑफ रॉयल्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से चीजें इसमें आती हैं। जैसे कि आपने माइनिंग होती है, खदानी जिससे कहा जाता है, या तेल के कुएं होते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। उनका यूज करने के बदले में जो भी अमाउंट दिया जाता है वो रॉयल्टी कहलाती है। तो ये डिफिनेशन हो जाएगी इसकी कि अधिकार शुल्क क्या है। आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या होता है। इसमें आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, अधिकार शुल्क के प्रकार। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसकी डिफिनेशंस भी हम समझेंगे। जिसकी संपत्ति होती है वो क्या कहलाता है, जिसको दी जाती है वो क्या कहलाता है, अभी सब कुछ समझेंगे। अभी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉयल्टी क्या होती है, अधिकार शुल्क के प्रकार। कितने तरह का अधिकार शुल्क होता है, क्योंकि ये भी पॉइंट अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि किस पे रॉयल्टी किस तरह से निकाली जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे याद है पीजीटी के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया भी था कि जो है कि जो चीजें कुछ होती हैं तो उनके लिए किस प्रकार से रॉयल्टी लगाई जाती है, तो उत्पादन के बेसिस पे लगती है, किस बेसिस पे लगती है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बना भी था। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। तो पहला पॉइंट है, इसमें माइनिंग रॉयल्टी आ जाएगी, यानी कि खदान अधिकार शुल्क। तो खदानें होती हैं अलग अलग, से कोयले की खदान होती है, आपने नाम सुना ही होगा, कोयले की खदान होती है। तो वहां पर जो खुदाई की जाती है, जितने भी गहराई तक की जा रही है, कितनी की जा रही है, उसके बदले में जिसकी भी वो जमीन होगी, वो जगह होगी, उसको जो भी अमाउंट दिया जाता है वो क्या कहलाती है, रॉयल्टी आ जाती है। तो अब कौन होता है, एक बार आइए वो भी देख लेते हैं कि जिसकी भी भूमि होती है, यानी कि जिसकी भी वो जमीन है जहाँ पर खुदाई की जा रही है, या फिर जो भी काम किया जा रहा है, या उस जगह को यूज किया जा रहा है, जिसकी वो भूमि है, वो क्या कहलाता है, वो भूस्वामी कहलाता है। वैसे तो नॉर्मल में इसको हम भूस्वामी कहेंगे, लैंडलॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे बन सकता है कि क्या कहलाता है, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो भूस्वामी या फिर पट्टादाता कहलाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में वो लेजर कहलाता है, LESSOR। और हिंदी में क्या कहलाएगा, यहाँ पर पट्टेदाता भी याद रखिएगा, क्योंकि जो है भूस्वामी या पट्टेदाता किसी भी नाम से आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए दोनों ही चीजें ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश में सही रहता है कि एक ही वर्ड होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होती। हिंदी में कभी कोई दो हो जाते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। और जो भी व्यक्ति उसको ले रहा होगा, जिसकी जमीन है, वो भूस्वामी पट्टेदाता हो गया, लेजर हो गया। और जो व्यक्ति उसको लेगा, उस राइट का यूज करेगा, वो क्या कहलाता है, वो पट्टादाता कहलाता, वो पट्टेदार कहलाता है। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेजी।
पट्टेदार हो जाएगा और इंग्लिश में कहेंगे उसको। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो। काफी कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है, इसलिए जिसकी जमीन है वो पट्टेदाता, और जो सिंपल सी बात है वही दे रहा है तो वो दाता हो गया, और जो ले रहा है वो पट्टेदार हो गया, लेजर हो देगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि दूसरा क्या दे रखा है, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टीज, यानी कि जो ईंट के भट्टे आपने देखे होंगे। ईंट के भट्टे जो होते हैं, उसी के पास जो जमीन होती है, भूमि होती है, तो उसको उसी में से मिट्टी का यूज किया जाता है, मिट्टी निकाली जाती है जिससे ईंटें बनाई जाती हैं। तो वो वाली उसके बदले में जो भी अमाउंट पे किया जाएगा वो हो जाएगी रॉयल्टी। फिर आ जाता है ऑयल वेल्स रॉयल्टी, यानी कि जो तेल के कुएं होते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा तेल के जो कुएं होते हैं, तो वहां पर प्रति टन की दर से निकाला जाता है, या फिर जो भी बेसिस तय किए जाएंगे आपस में डिसाइड होते हैं, उसके बदले में रॉयल्टी दी जाती है। फिर आ जाता है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट क्या होता है कि कोई भी नई चीज इनोवेट की गई है, कुछ नया बनाया गया है, तो उसको अपने नाम पर पेटेंट करा लेता है, जिस व्यक्ति ने भी बनाया होगा। तो इसको एकस्व भी कहते हैं हिंदी में। हो सकता है पूछ ले, कंफ्यूजन हो जाए आपको कि क्या है एकस्व, तो इसे पेटेंट को ही एकस्व कहा जाता है। तो वहां पर भी इसके लिए जो रॉयल्टी दी जाती है इसको यूज करने के लिए, तो रॉयल्टी हो जाएगी। फिर आ जाएगा कॉपीराइट रॉयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार, अधिकार शुल्क। इसमें क्या रहता है कि जो बुक्स वगैरह, मोस्टली जो कॉपीराइट का यूज किया जाता है वो बुक्स होती हैं, या फिर आपने म्यूजिक वगैरह में देखा होगा, या यूट्यूब वीडियो पर भी। आप में से कोई यूट्यूबर है, अगर यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है तो आपको पता ही होगा, अक्सर कॉपीराइट आ जाता है किसी और का कंटेंट यूज करने पर। उसके बाद आ जाता है जो मशीनें हो जाती हैं, मशीन अधिकार शुल्क। जो मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, कुछ ऐसी इन्वेंट की गई, सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो हम दूसरे से यूज करने का अधिकार ले लेते हैं। या कोई बड़ा कुछ इस तरह की मशीनरी है, किसी एक देश ने इन्वेंट करी है, तो बाकी कोई देश अगर उसको यूज करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो उनका मतलब जो भी है उनकी मशीनरी यूज करने के लिए अमाउंट पे करेगा, वो रॉयल्टी हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है ये रॉयल्टी टू फॉरेन कंपनीज फॉर सेल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, उत्पादन पर अधिकार शुल्क की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके लिए रहता है कि कोई भारतीय, कोई इंडियन कंपनी है और वो किसी भी फॉरेन कंपनी से किसी तरह की हेल्प ले रही है प्रोडक्शन करने में, बनाने में, तो वहां पर जो रॉयल्टी उसको दी जाएगी, जो भी अमाउंट पे किया जाएगा वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि ट्रेडमार्क जो भी ब्रांड बनाए जाते हैं, उनका कोई एक चिन्ह इस तरह का होता है जो उनको अलग करता है बाकियों से। जैसे कि खजूर डालडा एक आता है, उससे एक खजूर का पेड़ होता है। पार्ले जी बिस्किट होता है, पाउच पर एक आपने देखा होगा डॉल का जो है फेस रहता है। या इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जैसे कि नेस्ले की आपके प्रोडक्ट जितने भी आते हैं, तो कभी देखिएगा ध्यान से कि उसके पीछे जो होता है नेस्ट एक बनी होती है, उसमें जो है बर्ड्स बैठी होती हैं, तो वो ट्रेडमार्क कहलाते हैं। जो चिन्ह होते हैं उनको पहचान होती है। बैंक में भी देखेंगे आप, या फिर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबके अपने अपने ट्रेडमार्क आप ध्यान दीजिएगा आपको मिलेंगे, तो वो हो जाएगा ट्रेडमार्क रॉयल्टी, अगर उसका यूज कोई करना चाहे तो। फिर आ जाता है अदर रॉयल्टीज की, और भी तरह की जो आएंगी वो सब इसमें अदर रॉयल्टीज में आ जाएंगे। तो इतने टाइप की रॉयल्टीज होती है, इसकी डिटेल में मैंने इसलिए समझाया आपको। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि किस तरह की रॉयल्टी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रॉयल्टीज होती हैं और इनको किस बेसिस पर किया जाता है इनका आकलन, कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि माइनिंग रॉयल्टीज होती हैं, तो जो माइनिंग रॉयल्टीज हैं इसमें आपकी पर टन या फिर पर थाउजेंड इस बेसिस पर बनता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। पर पर टन है, पर थाउजेंड है, इस हिसाब से रॉयल्टी दी जाती है इसमें, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जैसे ईंटें बनाने के लिए ब्रिक मेकिंग है, तो इसमें क्या रहता है कि प्रति घन मीटर के अकॉर्डिंग होती है। इसको भी याद रखिएगा कि जो, हाँ, पर किलोमीटर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। फिर ऑयल के लिए है, जो तेल के कुएं होते हैं उसको निकालने के लिए होती है, इसकी भी पर टन के अकॉर्डिंग ही होती है। उसके बाद आ जाएगा जो पेटेंट होता है, क्योंकि पेटेंट है तो वहाँ पर सेल के अकॉर्डिंग होता है, तो बिक्री के एक निश्चित परसेंट पे होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। परसेंट ऑफ सेल किसी एक प्रतिशत को डिसाइड कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर जो कॉपीराइट होता है, कि कॉपीराइट का, तो इसका भी क्या रहेगा, परसेंट ऑफ सेल, बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत पर ही रहता है। ये बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है पीजीटी के, तो वहां पर कंफ्यूजन बहुत हुई थी, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाता है कि जो मशीनरी है उसके यूज करने के बदले में, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, उपयोग के आधार पर यूजर्स के परसेंट पे हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
उत्पादन पर है तो सीधे सीधे आपको पता ही है उत्पादन के बेसिस पे है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये हो गया कि रॉयल्टी कितने टाइप की होती है, किस बेसिस निकाला जाता है। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस। आपको लैंडलॉर्ड या फिर लेजर या लेजी क्या होता है उसके बारे में तो मैंने समझा ही दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें चीजें आती हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो पहला वो रॉयल्टी हो जाएगी। अधिकार शुल्क क्या होता है कि ये एक तरह का किराया है जो पट्टाधारी जो होता है, जो लेजी जो होगा, स्वामी की संपत्ति को व्यवहार में लाने के लिए जो स्वामी लैंडलॉर्ड होता है उसको देता है। और उसकी गणना जो होती है वो नॉर्मली, अगर हम जनरल बात करेंगे किस बेसिस पे होती है, तो कुछ ना बताया जाए आपसे और सीधा सीधा क्वेश्चन करेगा कि किस बेसिस पे होती है, तो वहां पर सीधा आपका आंसर हो जाएगा उत्पादन के आधार पे होती है, प्रोडक्शन के बेसिस पे होती है। वहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना। स्पेशली आपसे पूछे कि पेटेंट से रिलेटेड रॉयल्टी जो होती है वो किस बेसिस पे दी जाती है, वहां पर आपका आंसर होगा कि बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत पर, यानी कि एक जो सर्टेन अमाउंट होगा, परसेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल, उस पे दी जाएगी आपकी। तो वो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए अलग अलग मैंने समझाया आप लोगों को। तो यहाँ पर कैसे निकाली जाती है, रॉयल्टी इज इक्वल टू प्रोडक्शन इनटू रेट, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस चीज पे दी जाती है, या आपसे न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो उसमें आपको बता देगा, प्रोडक्शन दे देगा, रेट दे देगा, पूछेगा रॉयल्टी कितनी हुई, मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान में रखिएगा इस चीज को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट है आपकी डिफिनेशन, न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वामी को अधिकार शुल्क दिया जाता है परंतु वह एक न्यूनतम प्राप्त राशि निर्धारित कर देता है जिसे न्यूनतम किराया कहा जाता है। द ओनर इज पेड अ रॉयल्टी बट ही सेट्स अ मिनिमम रिसीप्ट अमाउंट विच इज कॉल्ड मिनिमम रेंट। तो क्या होगा कि रॉयल्टी तो दी जाती है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड होता है ओके, रॉयल्टी कैसे दी जाएगी, प्रोडक्शन के बेसिस पे। कभी प्रोडक्शन हो सकता है 5000 यूनिट का हो जाए, कभी क्या हो 1000 यूनिट का हो। तो अगर 5000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, आप खुद सोचिए, और अगर हम दे रहे हैं 10 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं रॉयल्टी, तो एक बार तो कितनी दी हमने, 50,000 दी, 50,000 होगा ना। और अगर 1 ही 1000 का हो रहा है उत्पादन, अब कितनी रॉयल्टी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करिए 10 से, कितनी आएगी, 10 ही 1000 तो आई ना, 10,000 टाइम। तो कितने का लॉस हो गया, 40,000 का लॉस हो गया उसको, जो लैंडलॉर्ड है जिसकी संपत्ति है उसको। तो इसलिए वो क्या करता है कि एक मिनिमम रेंट डिसाइड कर देता है कि अगर जो रॉयल्टी मिनिमम रेंट है हमारा, इससे कम रॉयल्टी अगर आपकी दे रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर उसने डिसाइड कर लिया 30,000 का, जो उसको शॉर्ट में एमआर लिखते हैं, अगर उसने मिनिमम रेंट डिसाइड कर लिया कि 30,000 का है, तो अगर यहाँ पर 10,000 की रॉयल्टी बनेगी, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, ये 10,000 नहीं लेगा, वो कितना लेगा, ये जो मिनिमम रेंट उसने डिसाइड किया था वो मिनिमम रेंट लेगा कौन, लैंडलॉर्ड ही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम रेंट क्यों डिसाइड किया जाता है। तो आपकी मिनिमम रेंट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और कैसे दिया जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बात आती है जो शॉर्ट वर्किंग दे रखी है आपके लघु कार्य। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, तो जैसे कि प्रीवियस में मैंने आपको समझाया ही है शॉर्ट वर्किंग के बारे में, कि जो शॉर्ट वर्किंग होती है, जो रॉयल्टी आप पेमेंट कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, और जो एक मिनिमम रेंट होता है, मिनिमम रेंट जब ज़्यादा होगा और रॉयल्टी की राशि कम होती है तो बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, शॉर्ट वर्किंग होता है। और इसको क्या किया जाएगा, एक टाइम लिमिट रहती है, उस टाइम लिमिट के अंदर रिक्यूप किया जाता है। जो भी सरप्लस हमारी निकल करके आएगी टाइम टू टाइम उससे रिक्यूप करते रहेंगे, और लास्ट में वर्ष के आखिर में अगर बचती है शॉर्ट वर्किंग की कोई राशि तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके बता भी रखा है कि इस अग्रिम भुगतान की कटौती एक निश्चित समय के अंदर न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क अधिक होने पर अधिक से की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट वर्किंग क्या होती है। न्यूमेरिकल में भी इसको पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम रेंट आपको क्वेश्चन में दे देगा, रॉयल्टी दे देगा, और कहेगा कि इसमें कितनी शॉर्ट वर्किंग आई, तो यहाँ पर माइनस में प्लस में करके आपके ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो ध्यान से आपको निकालना है कि शॉर्ट वर्किंग कितनी आई। आगे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, बेस के प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोग को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूँगी जिससे कि रिवीजन हो जाए। वहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंक्लूड करूँगी, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सरप्लस, सरप्लस में क्या रहता है कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो तो आधिक्य की स्थिति होती है, इसी आधिक्य से लघु कार्य की वसूली होती है। When the amount of rights fee is more than the minimum fare, there is a situation of excess, small bulk is recovered from this surplus। तो यहाँ पर जब भी हमारी जो अधिकार शुल्क की राशि ज्यादा होगी
तो यहाँ पर जो अधिकार शुल्क की राशि मिनिमम रेट से जितनी ज्यादा होती है वो हो जाती है हमारी सरप्लस यानी कि अधिक की। और जिस भी वर्ष में फिर शॉर्ट वर्किंग बनी होती है तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपके 3 वर्षों तक कह रहा है कि रिक्रूट कर सकते हैं या 2 वर्षों तक कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रिक्रूट कर दी जाती है। तो वो हो जाएगा सरप्लस। इसका भी फॉर्मूला दे रखा है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। यहाँ पर क्या रहता है, रॉयल्टी ज्यादा रहती है, मिनिमम रेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाएगा कि जो समायोजित न होने वाले लघु कार्य अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग, यानी कि किसी वर्ष में क्या है कि इतना हमारे पास एक्सेस नहीं, सरप्लस नहीं हो पाया है कि जितनी भी हमारी शॉर्ट वर्किंग बने उसको हम रिक्यूट कर सके। तो जो लघु कार्य स्वामी द्वारा निर्धारित समय के अंदर समायोजित या फिर रिक्यूट नहीं होता उससे अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। जैसे समय की समाप्ति पर हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा कि जो अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग होती है उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि जो लाभानी खाता है वहां पर ट्रांसफर करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है क्या रहती है इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन थी, इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। डायरेक्ट जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं तो वो भी पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बना करके पूछा जा सकता है, कि डायरेक्ट उसकी डिफिनेशन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जब इसकी हम जनरलाइज करते हैं तो आइए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। तो जनरलाइज जब हम करेंगे तो पहली कंडीशन क्या रहेगी कि जब जो अधिकार शुल्क की राशि है न्यूनतम किराए की राशि से कम है, when रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, तो क्या बनेगा, शॉर्ट वर्किंग बनेगी, क्योंकि रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है। तो इसकी जो की जाएंगी एंट्री, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री जो होगी कि जो राशि जो भी है उसका जो पेमेंट किया जाएगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। तो थर्ड हो जाएगा कि इसे क्या करेंगे, जो ईयर का एंड होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रॉयल्टी क्रेडिट हो जाएगी। ये 3 मेन एंट्रीज की जाती है। सेकंड क्या कंडीशन रहती है, सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, जिसमें पहले में क्या था, शॉर्ट वर्किंग बन रही थी, यहाँ पर क्या होगा कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक होती है, यहाँ पर क्या है, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, कि जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारी सरप्लस आ जाएगी। तो जब सरप्लस आएगी तब क्या किया जाएगा, ये पहली एंट्री तो वही हो जाएगी कि जब अधिकार शुल्क की राशि देय होगी, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग बन नहीं रही है तो पूरी रॉयल्टी दे दी जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। दूसरा हो जाएगा कि जब जो भी राशि है पहले हमारी एक्स्ट्रा आई है, क्योंकि सरप्लस है, एक्स्ट्रा आई है उसको हम जो शॉर्ट वर्किंग पहले की आई है उससे अगर आपके क्वेश्चन में आई होगी तब, तो वहां पर उसे हम रिक्यूट करते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि जबकि देय राशि का भुगतान संपत्ति के स्वामी को किया जाएगा। अब यहाँ पर पहले डायरेक्ट वहां पर देय होती थी और पेमेंट होता था, यहाँ पर क्या है, सरप्लस के टाइम पर रिक्यूट भी करना है एक एंट्री, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू पेमेंट, हाँ टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे जो एंट्री की जाएगी कौन सी हो जाएगी, इसको कभी कभी एक साथ भी कर दिया जाता है, वही इन्होंने बताया है कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट साथ में भी कर सकते हैं। फिर एंट्री आ जाएगी कि अधिकार शुल्क खाते को ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट हो जाएगा। फिर इसके बाद सी कंडीशन होती है, एक में क्या था, शॉर्ट वर्किंग बनी, एक में सरप्लस बनी। एक कंडीशन क्या रहती है कि जब दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल है तो सीधे सीधे वही 3 एंट्रीज हो जाएंगी। पहली वाले में क्या था, शॉर्ट वर्किंग की एक एक्स्ट्रा बन रही थी, दूसरी वाले में क्या है, रिक्यूट करने की बन रही है, यहाँ से 3 एंट्रीज होंगी, दे होगी तब की जब पेमेंट किया जाएगा और फिर लास्ट में ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बस इतनी एंट्रीज होती हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा पूरा रॉयल्टी से रिलेटेड की क्या चीजें होती हैं। बाकी इसमें काफी डीपली है, जो स्ट्राइक वगैरह होती है स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वो बहुत डीपली होता है, इतना उसमें नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बेसिक चीजों से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ आपके हमारे पास, आइए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो वहां पर हमें और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी और थोड़ा रिविजन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, अधिकार शुल्क खाता है रॉयल्टी अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ द। आपको बताना है कि जो रॉयल्टी अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है। तो जो रॉयल्टी अकाउंट होता है वो किस तरह का है, नाममात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन है, लघु कार्य है, शॉर्ट वर्किंग इज excess of minimum rent over the actual royalties, excess of actual royalties over the minimum rent,
एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर द स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ओवर द एक्चुअल आउटपुट। तो इन दोनों से तो मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे इनको हटा दीजिए। आपको कौन सा देखना है, इन दोनों में देखना है। तो शॉर्ट वर्किंग कब बनती है कि जो एक्चुअल रियलिटी होती है क्या रहेगी, वो मिनिमम रेट से कम होती है, तब शॉर्ट वर्किंग बनती है। बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। हिंदी में अगर देखें तो वास्तविक रियलिटी से अधिक न्यूनतम किराया या फिर न्यूनतम किराए से अधिक क्या हो जाएगी, वास्तविक रियलिटी। थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो न्यूनतम किराए से अधिक नहीं होती, गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा, वास्तविक रियलिटी से अधिक न्यूनतम किराया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशेष है सरप्लस इज excess of minimum rent over the actual reality, excess of actual realities over the minimum rent, excess of actual output over the standard output, excess of standard output over the actual output। तो ये दोनों तो क्या होंगे, सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। सरप्लस क्या होता है, जो रियलिटी होती है वो ओवर होती है किससे, मिनिमम रेंट से। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो बी पॉइंट होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि न्यूनतम किराए से अधिक वास्तविक रियलिटी या रिकॉर्ड से। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम हो, व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस देन द मिनिमम रेंट, रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज अर्न, रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द मिनिमम रेंट, रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब रॉयल्टी होगी न्यूनतम किराए से कम होती है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है किस तरह से, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जब रॉयल्टी अकाउंट डेबिट तो जब रॉयल्टी जो होगी वो न्यूनतम किराए से कम होती है तो क्या बनती है, सर्वरकिंग बनती है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिट विद द एक्चुअल अमाउंट, जो रॉयल्टी अकाउंट होगा वो डेबिट कराया जाएगा एक्चुअल उसके अमाउंट से, उसकी वास्तविक राशि से। और क्या बनता है, सर्वरकिंग अकाउंट डेबिट होता है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, बस सिंपल सा याद रखना है, जो टर्म्स बेसिक होते हैं वहीं पर कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है गलत कौन सा है। रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग इज ए करेंट एसेट, लैप्स शॉर्ट वर्किंग इज ए रियल अकाउंट, short working is the part of minimum rent not represented by the use of rights, short working is the amount by which the minimum rent exceeds the actual value। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसमें से कौन सा गलत है। तो जो शॉर्ट वर्किंग होती है या फिर जो रॉयल्टी होती है वो सीधे सीधे क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर गलत हो जाएगा यही वाला पॉइंट, यहाँ पर आपको बाकी को ध्यान ज्यादा देना ही नहीं है, सीधा सीधा यही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर भी आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। इफ ए लेजी लीजेस ए पार्ट ऑफ द लीज्ड प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन इट इज कॉल्ड सबलीज। In case of partial sublease, lessor will be paid on the basis of the output of the primary lease. Royalty receivable amount is opened in the books of the lessor. Minimum rent is payable by the lessee even if। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं तब इसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यदि कोई पट्टेदार पट्टे पर दी गई संपत्ति का एक हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर देता है तो इसे उपपट्टा कहते हैं। करेक्ट है, सही है बिल्कुल। आंशिक उपपट्टे के मामले में पट्टेदार को प्राथमिक पट्टे के आउटपुट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। करेक्ट है, ये भी सही हो जाएगा। रॉयल्टी प्राप्त खाता पट्टादाता की पुस्तकों में खोला जाता है, कि जो रॉयल्टी प्राप्त होता है पट्टेदाता की पुस्तकों में खोला जाता है, लेजर की पुस्तकों में इस खाते को खोला जाता है। तो क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। जो रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट होता है वो जो लेजर होता है उसकी बुक्स में नहीं खोला जाएगा, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पट्टेदार द्वारा न्यूनतम किराया देय है भले ही रॉयल्टी राशि न्यूनतम किराए से कम हो। करेक्ट है कि मिनिमम रेंट जो होता है वो देना ही पड़ता है जो पट्टेदार है, लेजी है, उसको, अगर रॉयल्टी कम होती है उस दशा में, तो इसीलिए मिनिमम रेंट रखा ही जाता है। तो ये भी करेक्ट है। कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पर क्योंकि हमें ये देखना था कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन सी। जो रॉयल्टी रिसीव अकाउंट होता है या फिर रॉयल्टी जो रिजर्व अकाउंट होता है, ये दोनों ही अकाउंट जिसमें चले जाते हैं। जो लेजी होता है यानी कि जो पट्टेदाता होता है, उसकी बुक्स में चले जाते हैं। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पट्टेदार की पुस्तकों में लघु कार्य की वसूली गई राशि डेबिट की जाती है। इन द बुक्स ऑफ लेजी शॉर्ट वर्किंग टू रिकवर्ड अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पट्टेदार होता है उसकी बुक्स में जो लघु कार्य की वसूली गई राशि होती है उसको कहाँ पर डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, मिनिमम रेंट में, या फिर लघु कार्य पुनर्प्राप्ति योग्य खाते में, या फिर रॉयल्टी अकाउंट में। जिसे कहाँ पर डेबिट किया जाता है, डेबिट जो हम करेंगे वो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रॉयल्टी न्यूनतम क्रय से कम है तो वर्ष के अंत में रॉयल्टी खाते की शेष राशि को स्थानांतरित करना होगा। इफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट। तो कहाँ पर हम इसको ट्रांसफर करते हैं, जो रॉयल्टी है मिनिमम रेंट से कम है यानी कि शॉर्ट वर्किंग बन रही है, तो उसे हम ट्रांसफर करते हैं। आपको बताया ही था इंटरेस्ट के टाइम पर मैंने, कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कार्य राशि की भरपाई के मामले में पट्टेदार इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेजी डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट लैंडलॉर्ड अकाउंट। कि अगर जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिक्रूट किया जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो लेजी होता है वो क्या करता है, तो वहाँ पर किस चीज़ को डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा, आपको ये करेक्ट ढूंढना है। तो जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होता है वो उसको क्रेडिट करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ क्रेडिट करेगा, आपको मैंने इंटरव्यू में बताया था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। क्रेडिट करेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को, डेबिट क्या चीज़ की जाएगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुनर्भुगतान की अवधि समाप्त होने के कारण लघु कार्य राशि की भरपाई नहीं की जाती है तो डेबिट किया जाना चाहिए। इफ द शॉर्ट वर्किंग अमाउंट इज नॉट रिक्यूब्ड ड्यू टू expiry of the terms of recoupment, it should be debited to minimum rent account, landlord account, royalty account, profit and loss account। तो क्वेश्चन में कह रहा है जैसे शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको बताया था कि जितना भी टाइम लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, रिक्यूब की जाती है जब सरप्लस होगी तब। तो जहाँ पर शॉर्ट वर्किंग जो है रिक्यूब नहीं हो पा रही, यानी कि टाइम लिमिट निकल चुकी है, 5 साल तक कर सकते थे लेकिन 5 साल हो गए हैं, उसके बाद सरप्लस आई तो हम रिक्यूब नहीं कर सकते। वो आपस का जो भी एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में उस पर डिपेंड करता है कि कितनी टाइम लिमिट रखी जाएगी। तो वहाँ पर कौन सा अकाउंट जो होता है वो डेबिट किया जाएगा, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हम उसमें ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एक कि वो लॉस ही तो है ना, और जितने भी लॉस होते हैं या प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है तो पट्टेदार की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। व्हेन रॉयल्टी इज पेड इट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ लेजी टू रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो जब रॉयल्टी पे की जा रही थी तो हम किसका अकाउंट डेबिट कर रहे थे, आपको भी मैंने जो एंट्रीज बताई थी, तो हम अकाउंट डेबिट करेंगे वो जो लैंडलॉर्ड होता है, यानी कि जो संपत्ति का स्वामी है, उसका खाता जो होता है वो डेबिट किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवसाय से जुड़ी है। रॉयल्टीज आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, नन ऑफ द अबव। अभी जो इतने टाइप्स मैंने आपको समझाए थे रॉयल्टी के और किस तरह से वहाँ पर रॉयल्टी पेमेंट की जाती है, ये भी मैंने समझाया था। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट आंसर है, कौन सा ऐसा इसमें से इंडस्ट्री या बिजनेस है जिसमें रॉयल्टी दी जाएगी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको रॉयल्टी से समझ में आ गई होगी। जो मैं आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी जो कंबाइन आएंगे, सारा जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, अभी जो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल भी इसके मैं इंक्लूड करूंगी। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक कम करते हैं, लाइक किया करिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।